हेलो नमस्कार मित्रों, नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आरती आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा आप जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हैं कि कल हमने बाबर को कंप्लीट हुआ है मुगल काल में, जो कि बाबर को मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो हमने इसको कंप्लीट हुआ है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक यानी कि मुगल काल का जो दूसरा किरदार है, महत्वपूर्ण किरदार है, वो कौन है? हुमायूं। तो हुमायूं की तरफ हुमायूं को पढ़ने के पहले हम आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से कल एक क्वेश्चन पूछा था। तो उस क्वेश्चन शायद अगर याद होगा तो आप लोगों को अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो उसका आंसर मैं बता रही हूँ। मैं जब कल आपको बाबर की आत्मकथा के बारे में बता रही थी कि बाबर की आत्मकथा को बाबरनामा तुजुक या फिर तुजुक ए बाबरी कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हमने आपको बताया था कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो दिल्ली सल्तनत का शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ओके, तो ये था आंसर उसका, ठीक है। तो चलिए हम आज अपने टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? मुगल काल में हुमायूं को हम पढ़ने वाले हैं। अगर हुमायूं की हम बात करें तो हुमायूं का समय रहता है कब से? 1530 से लेकर के 1540 तक। इसका दो भागों में शासन डिवाइड किया गया है। कब से कब तक? एक है 1530 से लेकर 1540 तक। 1540 तक ये मुगल साम्राज्य को संभालता है और इसके बाद में एक अफगान सरदार यानी कि अफगान शासक शेर शाह सूरी इसको जो है युद्ध में हरा करके इसके समस्त साम्राज्य को जीत लेता है। और हुमायूं जो है 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक दर बदर भटकता रहता है भारत से लेकर के काबुल तक, और एटलीस्ट उसको दोबारा सफलता मिलती है कब? 1555 में। तो मुगल काल का ये पहला शासक है जो कि अब 2 बार राज सिंहासन पर बैठा है, 2 बार इसने राज्याभिषेक करवाया है। 2 बार राज्याभिषेक क्यों करवाया है, इसके पीछे का कारण भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसने ये जो है इसका समय कब रहता है? 1530 से लेकर के 1540 तक पहला चरण, और दूसरा चरण रहता है 1555 से लेकर के 1556 ईस्वी तक। और 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसे जैसे आता जाएगा समय के साथ हम आपको बताएंगे कि इसकी मृत्यु कैसे होती है, ठीक है। तो आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो हुमायूं को का जो पार्ट है, हुमायूं के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट हम जानेंगे तो उसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला पार्ट्स की अगर हम पहले पार्ट्स की बात करें तो पहले पार्ट्स के अंतर्गत हम बाबर का प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी करेंगे, ठीक है। और दूसरा चरण कौन सा है, इसकी कठिनाइयाँ कौन कौन सी थी, इस कठिनाइयों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। फिर तीसरे चरण में हम आएंगे किसमें, इसने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में इसका निर्वासन का मतलब क्या है? जब इसकी गद्दी शेर शाह सूरी द्वारा छीन ली गई थी और उसी समय ये जो दर बदर भटकते घूम रहा था, इसको किस नाम से जाना जाता है? निर्वासन के नाम से जाना जाता है। तो ये पढ़ेंगे हम कौन से चरण में? ये चौथे चरण में हम पढ़ेंगे। फिर पांचवा यानी कि घर वापसी। घर वापसी का मतलब जब उसको दोबारा राज्य सिंहासन प्राप्त होता है तो उसको घर वापसी कहेंगे। और फिर इसके बाद में इसकी पुनर्विजय, अंतिम चरण कौन सा होगा, उसकी पुनर्विजय के बारे में हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में कि अगर इसके जन्म की बात करते हैं कि इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी में। स्थान कौन सा था? तो स्थान काबुल था। इसके बाद में इसका मूल नाम क्या था? तो मूल नाम इसका था नासिरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो अब जो आप लोग के समक्ष हम क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं कि इसका जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ इसका आप लोग आंसर के द्वारा हमें अपने कमेंट्स के द्वारा हमें रिप्लाई देंगे। अगर हुमायूं का नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद था तो बाबर का जो है मूल नाम क्या था? इस चीज को आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएंगे, ओके।
हालांकि मैंने पढ़ाया है आपको, जब मैं बाबर पढ़ा रही थी तो उसमें एक एक चीज़ हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो मूल नाम क्या था बाबर का? नासिरुद्दीन मोहम्मद, और इसके बाद में इसका नाम था हुमायूं। तो हुमायूं के नाम का अर्थ हम समझ लेते हैं कि हुमायूं के नाम का अर्थ क्या था। तो हुमायूं के नाम का अर्थ है भाग्यवान। हुमायूं का मतलब क्या होता है? भाग्यवान। और ख्वांदमीर थे, इन्होंने क्या कहा है? हुमायूं को एक उपाधि दी है। कौन को क्या क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है सिकंदर ए आजम, या फिर खुदा की छाया, और हजरत पादशाह खिलाफत पनाह कहा है। क्या कहा है? 3 ख्वांदमीर हैं, जिन्होंने ख्वांदमीर ने जो है 3 इनको उपाधियां दी हैं। ये ख्वांदमीर कौन थे? ये इनके दरबारी कवि रहा करते हुमायूं के। तो इन्होंने क्या कहा है? पहले चीज तो इनको सिकंदर ए आजम कहा है, दूसरा नाम क्या दिया है? खुदा का छाया, फिर इसके बाद में हजरत पादशाह खिलाफत पनाह। ठीक है, तो ख्वांदमीर ने 3 उपाधियां इनको दी है। अब हम बात करते हैं कि इनका सिलसिला कौन सा था, या धर्म कौन सा था। तो आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये सिलसिला क्या है। तो सिलसिला का मतलब है कि जो सूफी संत हुआ करते थे, तो इन सूफियों की कई सारी शाखाएं निकली, जैसे सत्तारी सिलसिला है, और बहुत सारी जो है इसकी जो शाखाएं थी वो हुआ करती थी। तो जैसे हुमायूं था, सत्तारी सिलसिले का था, और बाबर किस सिलसिले का था? इसका भी आंसर आप जो है कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि बाबर जो है किस सिलसिले को मानता था, और उनके गुरु का नाम भी बताएंगे आप लोग। ओके, तो इस तरह से अगर हुमायूं की हम बात करते हैं तो हुमायूं सत्तारी सिलसिले का था, और इसके गुरु का नाम क्या था? तो गुरु इसके थे मोहम्मद गौस। ठीक है, ये किसका जो है शिष्य हुआ करता था? तो मोहम्मद गौस का शिष्य हुआ करता था। तो इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? काबुल में हुआ था। कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी में। मूल नाम क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, और इसके कवि थे दरबारी कवि ख्वांदमीर। ख्वांदमीर ने इसको क्या कहा है? तो सिकंदर ए आजम कहा है, खुदा का छाया कहा है, हजरत पादशाह खिलाफत पनाह कहा है। ठीक है, तो ये 3 उपाधियां इसके द्वारा उपाधि दी गई थी इसे। और आपको पता है किस सिलसिले को मानता था? तो ये सत्तारी सिलसिले को मानता था, और ये किसका शिष्य था? तो ये मोहम्मद गौस का शिष्य था। ओके, इसके बारे में एक कहावत, हुमायूं के बारे में एक कहावत बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है कि एक है इतिहासकार, मध्यकालीन इतिहासकार हुआ करते थे। उन्होंने अकबर के बारे में कहा है कि हुमायूं के बारे में कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते हुए ही उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है, क्या कहा है? हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और जीवन भर लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा लेनपुल साहब ने क्यों कहा है? ऐसा इसलिए कहा है कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो हुमायूं थे, इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। एक बार कब हुआ है? 1530 ईस्वी में। तो 1530 से लेकर के शासन संचालन कब किया इन्होंने? 1540 तक। फिर इसके बाद में शेरशाह सूरी अफगान नेता होता है, इनको हरा देता है, और पराजित करके इनका समस्त साम्राज्य छीन लेता है, और साम्राज्य छीनने के बाद में इनको निर्वासन पर भेज देता है। तो लेकिन एटलीस्ट फिर इनको लास्ट में सफलता मिलती है, और 1556 ईस्वी में पुनः ये अपनी राजगद्दी प्राप्त करता है। किंतु दुर्भाग्यवश उसके साथ होता क्या है कि 1 वर्ष ही वो 1556 ईस्वी में दोबारा गद्दी पर बैठता है, और 1 वर्ष ही शासन कर पाता है, और वो अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से जा रहा था, और उसका पैर फिसल जाता है। पैर फिसलते ही वो लड़खड़ा करके गिर जाता है, और उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को केंद्र बिंदु मानते हुए स्टैनले लेनपुल ने जो है कह दिया था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते हुए उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये किसने कहा है? लेनपुल साहब ने कहा है। अब हम इसके बाद में, या फिर ये भी हो सकता है कि मोहम्मद लुढ़कते लुढ़कते आया, और लुढ़कते हुए ही इस संसार से
विदा हो गया। आपको शब्द पकड़ने हैं, शब्द से कथन पकड़ना है कि कथन किसने कहा है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके माता पिता की। तो पिता से तो सभी वाकिफ हैं, पिता जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके बाबर थे, किंतु माता कौन थी? तो माता थी माहम बेग, जो एक शिया मुस्लिम की शिया हुआ करती थी, यानी शिया मुसलमान की पुत्री थी। तो इनकी माता कौन थी? माहम बेग। और ये किस थी तो मुसलमान, लेकिन मुस्लिमों में कौन थी? ये शिया संप्रदाय की थी। ओके, अब इसका राज्याभिषेक इसका 23 वर्ष की अवस्था में होता है। और कब होता है? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में इसका राज्याभिषेक होता है। कब होता है? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में इसका क्या होता है? राज्याभिषेक हो जाता है। अब इसके बाद में आता है, ये थी क्या? इसकी प्रारंभिक जीवन, और प्रारंभिक जीवन से संबंधित इसके जो प्रारंभिक शिक्षक थे वो कौन कौन से थे? तो इनकी अगर हम बात करें तो इनके प्रारंभिक शिक्षक थे कौन? मौलाना मसही अल-दीन रहुल्ला एवं मौलाना इलियास। ये कौन थे? ये इनके प्रारंभिक शिक्षक हुआ करते थे। किसके? हुमायूं के। तो प्रारंभिक शिक्षक कौन थे? मौलाना मसही अल-दीन रहुल्ला एवं मौलाना इलियास, ये इनके प्रारंभिक गुरु थे। और इसके बाद में जब प्रारंभिक शिक्षकों के माध्यम से जब इन्होंने शिक्षा ग्रहण करनी प्रारंभ कर दी, तो इनको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान हुआ? तो हुमायूं को अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं का ज्ञान जो है शीघ्र ही प्राप्त हो गया। यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब है कि ये एक कुशाग्र बुद्धि के भी बालक थे। तो इन्होंने 3 भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया। और इसके साथ साथ में, इन भाषाओं के साथ साथ में और किस चीज़ का ज्ञान इन्होंने अर्जित किया था? तो वो था गणित, दर्शन और खगोल शास्त्र के साथ साथ हुमायूं को चित्रकला में भी गहरी रुचि थी। 3 चीज़ों में हुमायूं की रुचि थी, 3 भाषाओं को इन्होंने सीखा और 3 चीज़ों में रुचि थी। 3 भाषाओं में कौन कौन आती हैं? अरबी, फारसी व तुर्की। और 3 जो विषय थे वो कौन कौन से थे इनको पसंद थे? तो एक गणित, दर्शन, दूसरा खगोल शास्त्र, इसके साथ साथ में चित्रकला में भी हुमायूं को बहुत रुचि हुआ करती थी। ओके, बाबर ने क्या 12 वर्ष की अवस्था में हुमायूं को बदख्शां का प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी थी। जब हुमायूं 12 वर्ष का था, तब बाबर ने हुमायूं को बदख्शा की जिम्मेदारी सौंपी थी। बदख्शा कहाँ पड़ता है? ये वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है। तो इसी अफगानिस्तान में इसने जो है क्या किया था? इस बदख्शा की यानी अफगानिस्तान की जिम्मेदारी हुमायूं के कंधे पर डाल दी थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके बाद में इसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ कई सारी थी। हमने अभी कंप्लीट क्या किया? पहला चरण हमने कंप्लीट कर लिया कि उसका प्रारंभिक जीवन कैसे बीता और किस तरह से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा है। समय के साथ रहते हम इसका भी आपसे चर्चा कर लेंगे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ कौन सी थी। तो प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में अगर हम बात करें तो पहली कठिनाई थी निजामुद्दीन खलीफा का षड्यंत्र। किसका षड्यंत्र? निजामुद्दीन खलीफा का षड्यंत्र। निजामुद्दीन खलीफा का षड्यंत्र ये था कि बाबर की मृत्यु के बाद में खलीफा नहीं चाह रहा था कि हुमायूं गद्दी पर बैठे। वो बाबर के बहनोई कोई मेहंदी ख्वाजा करके थे, उनको जो है राजगद्दी देना चाहता था। तो ये क्या थी? निजामुद्दीन खलीफा का षड्यंत्र था कि हुमायूं को न बिठा करके उसका रुझान था किसकी तरफ? उसके बहनोई ख्वाजा मेहंदी की तरफ, कि जो सिंहासन पर जो बैठने का जो दावा मुख्य रूप से है तो वो किसका है? मेहंदी ख्वाजा का था। हालांकि ये षड्यंत्र ही रह गया, इसमें खलीफा को बहुत सफलता नहीं मिली और एटलीस्ट हुमायूं को राजगद्दी प्राप्त हुई। ओके, अब इसके बाद में क्या था? असंगठित साम्राज्य। दूसरी चुनौती इसके सामने क्या थी? दूसरी कठिनाई क्या थी? कि इसके सामने असंगठित साम्राज्य था। असंगठित साम्राज्य कैसे? क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज, ये एक बहुत बड़ा पितृभक्त बालक था और इसके जब बाबर की मृत्यु हो रही थी तो इसने हुमायूं को बुला करके कहा कि जितना भी साम्राज्य है उसको जो है हमारे चारों पुत्रों में बराबर बांट दिया जाए। तो इस तरह से क्या था
कि इसके लिए ये असंगठित साम्राज्य था, सस्पेंशन की स्थिति बनी हुई थी कि हिंदाल को कौन सा क्षेत्र दें। हालांकि वो इसके मृत्यु के पूर्व ही बाबर ने घोषणा कर दी थी कि किसको किसको कौन कौन सा क्षेत्र प्रदान किया जाए, लेकिन ये साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन ये एक संगठित साम्राज्य नहीं था, क्योंकि जिसको जो क्षेत्र मिल जाता वो उस क्षेत्र में अपनी अपनी चलाना चाहता है ना, अपनी अपनी आज्ञा चलाना चाहता है और किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं स्वीकार कर सकता है। तो इस तरह क्या था, संगठित साम्राज्य भी हुमायूं की क्या थी, एक प्रारंभिक कठिनाई के रूप में आती है। फिर इसके बाद में रिक्त राजकोष, ये जो है सबसे बड़ी समस्या थी। तो ये किसने बताया है, विलियम रसब्रुक ने। ये मध्यकालीन इतिहासकार हैं जिन्होंने क्या बताया है कि जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठते समय जो सिंहासन जो यहाँ का कोष था वो बिल्कुल खाली था, जो कि इसके लिए भी एक ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आया इसके समक्ष। ठीक है, फिर इसके बाद में सगे संबंधियों व मिर्जाओं की समस्या। सगे संबंधी भाई जितने इनके भाई थे ये सब लोग अपना अपना राज्य मांग रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि समस्या तो क्रिएट होगी ही होगी सब अपने संबंधियों से। फिर इसके बाद में क्या था, अफगानों की समस्या। अफगान वही यानी जो अफगान नेता था ये भी उछल रहे थे, इनको भी शांत कराना था। तो ये इस तरह से इसकी सारी कठिनाइयाँ थी किसके समक्ष, हुमायूं के समक्ष। ठीक है, तो आज हमने क्या चर्चा किया, आज हमने आप लोगों के समक्ष चर्चा किया हुमायूं की प्रारंभिक जीवन कैसा था, प्लस उसके समक्ष कठिनाइयाँ कौन कौन सी थी, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे क्या, इनके द्वारा प्रमुख युद्ध जो किए गए हैं और निर्वासन काल। कोशिश करेंगे कि ये दोनों चरण जो है, तीसरा और चौथा चरण मैं कल कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। लेकिन जाने के पहले आपको ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपके सगे संबंधी जो तैयारी में लगे हुए हैं उनको ये वीडियो जो है आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी जो तैयारी है तो उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और मन से प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट डे आपके समक्ष हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।